आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये यूनिट 8 में यूजीसी नेट के लॉ के सिलेबस में आपका टॉपिक नंबर 3 आता है। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कवर करने हैं जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और साथ ही में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज इंडिया में बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, वो भी इसमें कवर करने हैं। तो जो एक्ट्स हैं उनमें से बेसिकली आपसे एक्ट का नाम और ईयर पूछा जाता है और उनका बेसिक पर्पस क्या था। डिटेल में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। दो एक्ट हैं हमको जो डिटेल में पढ़ने हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। बाकी एक्ट्स के सिर्फ आपको नाम और ईयर याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वो आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल नंबर 48A और आर्टिकल 51A क्लोज जी। इन दोनों ही आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। तो ये दोनों आर्टिकल्स और इनको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये आपको याद रखना है। देन जो आर्टिकल 48A है, ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये आर्टिकल कहता है स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बस इसमें यही पूछते हैं कि आर्टिकल 48A के अंदर क्या मेंशन है, और ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो यहाँ पर स्टेट ये ट्राई करेगी प्रोटेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड करने की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। देन इसी में ही इस आर्टिकल में एक केस लॉ भी आता है, TN गोदावरम थिरुमपल्लब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का ये केस है। ये जो केस लॉ है ये आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और इस एक्ट ये जो केस है ये डीपीएसपी आर्टिकल 48 से रिलेट करता है, जिसमें कि स्टेट की ड्यूटी को एम्फसाइज़ किया गया था कि वो उसका स्टेट का ये ड्यूटी है एज़ पर डीपीएसपी आर्टिकल 48A कि वो प्रोटेक्ट करेगी फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो ये आपको ये केस का नाम याद रखना है। ये केस लो भी पूछा जा चुका है, और इस केस को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। देन आपका आर्टिकल 51A क्लोज जी जो फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। ये वाला आर्टिकल भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसमें हर इंडियन सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो इंडिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए काम करे, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये आर्टिकल आपको ऐसे ही याद रखना है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है, लफार्जे उमियाम माइनिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज़ किया था जो ड्यूटी है सिटीजन्स की कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, आर्टिकल 51A क्लोज जी के अंदर। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अब इसमें नेक्स्ट कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो कि जिनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे ना आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 32 है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 को। तो आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। ये इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और इसको ऑफन यूज़ किया जाता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्लियरेंस और डिस्कशंस के लिए। अगर कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ सकता है, तो उसके क्लियरेंस के लिए इन्वायरमेंट लॉज हैं, तो उसको आर्टिकल 14 के अंदर चैलेंज किया जा सकता है ऐसे लॉज को। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लो है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। इसके अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये दोनों ही जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अप्लाई किया गया था, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स याद रखनी है आपको, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कौन से केस में अप्लाई की गई थी, तो वो उस केस का नाम था वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ये केस आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी, जो आपका ये फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम इसमें आता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है, ये सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, और उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हैं। तो इसका ही एक इम्पॉर्टेंट केस लो आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ताज ट्रपेजियन केस के नाम से भी जाना जाता है। 1997 का ये केस लो है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी सर्टेन इंडस्ट्रीज़ पे जो कि ताजमहल के आसपास थी।
जिससे कि जो ताजमहल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बैलेंसिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और ये लगाया गया था आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्लोज जी के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस की तरह लगाए गए थे। तो इसमें आपको केस लो का नाम ध्यान रखना है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का ये ताजमहल से रिलेटेड केस लो है आपका। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो है आपका आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। ये आर्टिकल गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जिसको इंटरप्रेट किया जाता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को इंक्लूड करने के लिए। तो जो राइट टू लाइफ है इसमें आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी इंक्लूड किया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट केस लो है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एंजॉय द पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। और सेकेंड इसका केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस 1987 का, जिसके अंदर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया था कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ का आपके पास फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी एक फंडामेंटल राइट है। देन इसी आर्टिकल में आपका एक और जजमेंट आता है जो कि रीसेंट जजमेंट है, 2024 में आया था। जजमेंट का नाम है MK रंजीत सिन्हा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये राइट आपका डिराइव होता है राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में है, और राइट टू इक्वेलिटी जो कि आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को एक बार फिर से इसके अंदर बताया गया कि ये फंडामेंटल राइट है, और ये भी राइट है कि जो पीपल हैं और उनके पास राइट है कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जजमेंट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ही ये जजमेंट आया था। तो इस जजमेंट का भी नाम आपको याद रखना है। ये जजमेंट भी आपका क्लाइमेट चेंज और जो क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट होते हैं उससे रिलेट करता है, और ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 से ये इसको ड्राइव किया गया है। तो राइट टू लाइफ के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 32, ये तो फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 226, ये दोनों ही जो आपके आर्टिकल्स हैं ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो इसमें यह है कि कोई भी सिटीज़न डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट कराने के लिए, और जिसके अंदर आपके इन्वायरमेंट के जो रिलेटेड राइट्स हैं वो भी आएंगे। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का ये केस है। इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, उसके यूज़ कि PIL को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है इन्वायरमेंट लॉज को इन्फोर्स करने के लिए। तो PIL फाइल की गई थी आर्टिकल 32 का यूज़ करके इन्वायरमेंट्स के लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए। तो ये केस है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसमें आपको ये केस लो याद रखना है। देन उसके बाद एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस होती हैं जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है और इंडिया भी उनका पार्ट बनता है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है इंडिया के लिए सेपरेटली। तो उसकी पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 253 से आती है। इसी तरीके से जो आर्टिकल 253 का ही यूज़ करके जो दो हमारे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको पास किया गया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एक है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है और जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है ये कौन से आर्टिकल का यूज़ करके इनको इनेक्ट किया गया था? तो वो आर्टिकल आपको याद रखना है, उसका वो आर्टिकल है आर्टिकल 253। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे वो सब इसमें कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें वो है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेजिस्लेशंस है, एक्ट्स बने हुए हैं इंडिया में, अब हमें वो देखने हैं। तो उनका आपको बेसिकली बस नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है और वो उनका बेसिक पर्पस क्या था ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो मेजर इन्वायरमेंट लॉज में से लॉ आता है वो है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका आपको ईयर याद रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे आपसे अभी हमने पढ़ा, इसको इनेक्ट किया गया था आर्टिकल 253 का यूज़ करके, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इनेक्ट किया गया था।
तो इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी से भी आपको याद रखना है कि इस ट्रेजेडी के पास कौन सा एक्ट आया था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब से ये डील करता है। तो ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। ये भी पूछा जाता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मेजर्स ले सकती है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट। अब ये जो एक्ट है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़ा सा डिटेल में भी हमको पढ़ना है, तो ये डिटेल में मैंने कवर करवाया है जो भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। टोटल 26 सेक्शंस हैं, उसमें से कुछ ही सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो मैंने कवर करवा दिया है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाली जो फर्स्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट में, उसमें तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। अगेन आपको एक्ट का नाम और एक्ट का जो ईयर है वो याद रखना है। तो इसका एम जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका एम है कंट्रोल और प्रिवेंट करना एयर पोल्यूशन को। और इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स को बनाया गया था, जिनका काम है कि वो किस तरीके से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाए। तो ये एक्ट भी आपका आर्टिकल 253 का यूज़ करके इनेक्ट किया गया था। देन थर्ड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया था। इसके अंदर भी बोर्ड्स को सेटअप किया गया है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को इसके अंदर सेटअप किया गया जो मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए वाटर पोल्यूशन को। तो इस एक्ट का भी आपको नेम और ईयर याद रखना है। ये जो इसमें एक्ट्स है ना वो क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं, एक्ट्स दे देंगे और उनको आपको जो ओल्डेस्ट एक्ट आया था टू न्यूएस्ट, इस तरीके से क्रोनोलॉजी में आपको लगाने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। और इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसके सेक्शन नंबर 35 से। तो एक ही बार क्वेश्चन पूछा है ये सेक्शन 35 से। तो ये पूछ लिया था कि सेक्शन 35 में जो सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स और बाउंड्रीज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ये कौन डिसाइड करता है। तो ऑप्शंस में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इस तरीके से था। तो आपको याद रखना है कि ये पावर स्टेट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है सेंचुरीज़ को, नेशनल पार्क्स को अपने स्टेट में, और जो बाउंड्रीज़ कितनी होंगी, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स बनते हैं उनकी बाउंड्रीज से रिलेटेड भी ये पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। और इसका सेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 35। तो इस एक्ट में बस ये सेक्शन नंबर 35 एक बार पूछा गया था, तो मैंने यहीं पर इसको कवर करवा लिया। देन आपका नेक्स्ट एक्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक्ट आपका आया था रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए बिना प्रायर अप्रूवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको नॉन फॉरेस्ट के पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। तो आपको याद रखना है ये किसका अप्रूवल चाहिए होता है यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्ट आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस एक्ट का पर्पस था कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और इंश्योर करना कि सस्टेनेबल यूज़ का उनका। इसका एक बार पूछ लिया था कि चैप्टर 2 की हेडिंग पूछ ली थी कि चैप्टर 2 में क्या मेंशन है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका चैप्टर 2 डील करता है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो गवर्न करता है एक्सेस बाय द इंडियन एंड फॉरेन एंटिटीज़ टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो बस आपको चैप्टर 2 की हेडिंग याद रखनी है। एक ही बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, इसके चैप्टर 2 का नाम पूछा गया था। तो आपको बस वैसे एक्ट और एक्ट का ईयर याद रखना है। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये इस एक्ट के अंदर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया था, एक अलग से सेपरेट कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको डील करेगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आपको याद रखना है 2010। इसको हमें डिटेल में भी पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वाला एक्ट आपके एक अलग से सेपरेट टॉपिक में भी दिया हुआ है सिलेबस में। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो ये एक्ट का आपको ईयर याद रखना है। और ये एक्ट आया था आपको इमीडिएट रिलीफ, प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ टू पर्सनस जो भी हैजार्डियस सब्सटेंस, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो डील करती हैं हैजार्डियस सब्सटेंस से और वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी पर्सनस इफेक्टेड होते हैं तो उनके लिए उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। देन दो और इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं,
हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। इन्वायरमेंट EPA के अंदर आता है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही ये आता है, जो कि डील करता है मैनेजमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट को। और एक आता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो EPR एक बार पूछ लिया था कि EPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी यूनिट 3 थी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशंस थे वो इस वीडियो में सारे कवर कर दिए हैं। इसमें आपको बस प्रोविजंस से नॉर्मली यही पूछे जाते हैं, प्रोविज़न कौन कौन से हैं और जो एक्ट हैं उनके ईयर्स बेसिकली पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आज इस वीडियो